Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome back to my channel Commerce Net Express. My dear friends, as you know हमने 1000 MCQs की सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट MCQs को, क्योंकि हमारे एग्जाम हैं टीचिंग के वो काफ़ी नज़दीक हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस करना सो दैट वी कैन इंश्योर आवर सिलेक्शन इन आवर अपकमिंग टीचिंग एग्जाम। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका भी सब्जेक्ट कॉमर्स है और आप भी प्रिपरेशन करें किसी भी टीचिंग या टीचिंग के पीजीटी और टीजीटी एग्ज़ाम के लिए, तो ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले 14 हम सेशन ऑलरेडी लेके आ चुके हैं और आगे फर्दर भी लेकर आते रहेंगे ऑलमोस्ट एवरी डे। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड हियर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द मेन कोर्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट आर। जो हमारे मैनेजमेंट में थिंकर्स हुए थे उनमें कुछ डिवाइड किए गए हैं एज ए उनके थॉट के अकॉर्डिंग, उनके पीरियोडिक थॉट के अकॉर्डिंग। तो कह रहे कौन कौन से मेन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट हैं हमारे मैनेजमेंट में। फर्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन रिसोर्सेज कॉन्टिन्यूअस सिस्टम, या फिर साइंटिफिक टेक्निकल सोशल ह्यूमन रिलेशन सिस्टम एंड कॉन्टिजेंसी। एंड लास्ट वन है क्लासिकल ह्यूमन रिसोर्सेज सिस्टम्स एंड कॉन्टिजेंसी। एज यू कैन सी हियर, कॉम्प्रिहेंसिव नाम से हमारा कोई भी थॉट ऑफ क्लास नहीं थी। इसके अलावा जो हम बात करते हैं सिस्टम से भी नहीं थी। यहाँ पर हम देखते हैं सेकंड में टेक्निकल से कोई भी नहीं थी। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज हमारा क्लासिकल से, जैसे कि हमारे मैक्स वेबर थे, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी थ्योरी दी थी, ऐसे ही हेनरी फ्योर रहे क्लासिकल से ही। इसके अलावा FW टेलर है साइंटिफिक मैनेजमेंट से। ह्यूमन रिलेशन हमारे एल्टन मायो ने इसमें ह्यूमन रिलेशन पे थ्योरी दी थी हमसे, बिहेवियर की, आपको पता होगा इसके बारे में। इसके अलावा सिस्टम और कॉन्टिजेंसी से भी रिलेटेड हमारे क्लास ऑफ थॉट्स हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सब हमारे ह्यूमन रिसोर्स, ये तो है ही नहीं हमारे थॉट, तो ये सब कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। एक बार देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर क्रक्स है आपके सामने। मेजर स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट, क्या क्या इंक्लूड किया गया इसमें। क्लासिकल में मैनेजमेंट अप्रोच जो थी वो किसको करती थी? डेवलपिंग यूनिवर्सल प्रिंसिपल फॉर यूज इन वेरियस मैनेजमेंट सिचुएशन। जो हमारी क्लासिकल मैनेजमेंट अप्रोच थी जिसके अंदर हमारे जितने भी थिंकर्स हुए थे लाइक FW टेलर, हेनरी फ्योल, मैक्स वेबर, ये काफ़ी डोमिनेंट, इवन आज तक भी ये डोमिनेटेड रही है ये क्लासिकल मैनेजमेंट अप्रोचेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, इनका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे आज के मैनेजमेंट में भी। इसके अलावा बिहेवियरल मैनेजमेंट, इन्होंने किसके बारे में बताया था? ह्यूमन नीड्स, द वर्क ग्रुप एंड सोशल फैक्टर्स इन द वर्क प्लेस। इन्होंने जो एल्टन मायो ने स्टडी की थी, इसके अंदर उन्होंने किस पे ध्यान दिया था? ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन रिलेशन पे, कि ह्यूमन रिलेशन जितने बेटर होंगे वर्क स्टेशन पे, आपके वर्क प्लेस में, उतना ही अच्छी, मतलब उनके अंदर मोटिवेशन रहेगी, मोटिवेटेड रहेंगे वो लोग एम्प्लॉयज़। जो थर्ड थी हमारी क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट अप्रोच, इसमें क्या था? यूज ऑफ मैथमेटिकल टेक्निक फॉर द मैनेजमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैनेजमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज करने के लिए इन्होंने बोला था इस थॉट ऑफ क्लास ने। इसके अलावा मॉडर्न अप्रोच, जो हमारी कॉन्टिजेंसी अप्रोच थी, ये इसके अंदर आती है। सिस्टम एंड कॉन्टिजेंसी व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये मॉडर्न अप्रोच में आते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको ये क्लास ऑफ थॉट्स देखने को मिले। तो राइट ऑप्शन हम एज आई टोल्ड यू कौन सा रहेगा? सी, क्लासिकल ह्यूमन रिलेशन सिस्टम कॉन्टिजेंसी। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेकंड, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशंस दैट। जो हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो थ्योरी थी दी किसने थी। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने दी थी? FW टेलर ने दी थी। तो इसमें कह रहा है उनके कौन सा मेन अजम्पशन था जिसके ऊपर एक साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी थी हमारी, वो बेस्ड थी। फर्स्ट है द साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन ऑफ द पीपल एट वर्क वुड रिवील द बेस्ट वे टू डू द टास्क। नेक्स्ट है बी, ऑब्जर्वेशन वुड रिवील द वर्कर नीड टू बी मल्टी स्किल्ड। क्या हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में जो हमारे थिंकर थे उन्होंने कहा था कि जो ऑब्जर्वेशन किस पे होना चाहिए कि जो हमारे वर्कर्स हैं वो मल्टी स्किल्ड होने चाहिए। इसके अलावा वर्कर्स कैन बी डिसाइड देयर ओन मेथड ऑफ परफॉर्मिंग, या उन्होंने बोला था कि जो वर्कर्स होंगे वो खुद से अपनी परफॉर्म को डिसाइड करेंगे कि उन्होंने करना क्या एक्चुअली। एंड द फोर्थ है वर्कर्स वुड रिसीव अ सेट ऑफ वेज रिगार्डलेस ऑफ द परफॉर्मेंस। और उन्होंने ऐसे बोला था कि डिपेंड नहीं करता वो कैसा काम करते हैं,
उनको उनको वेज दी जाएगी बस, मीन्स दे गेट द वेजेस रिगार्डलेस ऑफ द परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस कैसी भी रहे उनको वेजेस जो मिलेंगी वो मिलेगी, ठीक है। तो जो हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट में थे, इसके देख ले एक बार इसके क्रक्स देख लेते हैं। जो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थे, जो थे हमारे फ्रेडरिक विंसलो टेलर, इन्होंने 1911 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बुक भी पूछ भी लिया जाता है कि उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी या फिर वो कब पब्लिश हुई थी। तो द प्रिंसिपल्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये बुक थी इनकी जो 1911 में पब्लिश हुई थी। इन्होंने 4 प्रिंसिपल, जो इनके मेन प्रिंसिपल हैं, उन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए थे। उन्होंने एक्चुअली टारगेट क्या किया था कि हम किसी काम को कितने अच्छे वे से करें, बेस्ट वे कौन सा होगा, उस पर ध्यान दिया था उन्होंने। तो देखते हैं हम इसके बारे में। करा ना, इसमें कहा है रिप्लेस्ड रूल ऑफ थंब वर्क मेथड विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द टास्क। उन्होंने कहा था जो थंब रूल होता है वो हटाकर हमें कौन सा मैनेजमेंट में कौन सा क्या लेकर आना चाहिए, साइंटिफिक स्टडी करनी चाहिए टास्क की। ओके, सेकंड थी साइंटिफिकली सिलेक्ट ट्रेन एंड टीच द डेवलपमेंट द एम्प्लॉयज। उन्होंने बताया कि हमें जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं उनको ट्रेन करना चाहिए, उनको टीच करना चाहिए, उनको डेवलपमेंट करना चाहिए, सो दैट वो अपने जो उनका काम है उसके अंदर अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, उनको बेस्ट वे से वो काम कर सकते हैं उसको, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थे, उन्होंने क्या बताया, प्रोवाइड डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन सुपरविजन ऑफ परफॉर्मेंस एंड कोऑपरेशन विद द एम्प्लॉयज। साथ में उन्होंने कहा कि जो उनके ऊपर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो डिटेल्ड होने चाहिए, उनको सुपरवाइज करना चाहिए, जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको अप्रेजल करना चाहिए, और साथ में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन लेकर चलना चाहिए एम्प्लॉयज के साथ। तो ये सब मेथड उन्होंने कहा ये फॉलो करने चाहिए, उन्होंने ये प्रिंसिपल दिए थे ना। फोर्थ था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क बिटवीन मैनेजमेंट एंड द लेबर वेयर मैनेजमेंट अज्यूम्स द रोल ऑफ प्लानिंग यूजिंग साइंटिफिक मेथड। मतलब उन्होंने यही कहा था कि जो वर्कर्स का रोल है वो कैसा होना चाहिए, पूरी तरह प्लानिंग होना चाहिए साइंटिफिक मेथड से। सो दैट हम इसका मेन जो की पॉइंट है वो देखते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट में देखिएगा आप, यहाँ पर उन्होंने कहा था द साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन ऑफ द पीपल एट वर्क वुड रिवील द वन बेस्ट वे टू डू द टास्क। कोई भी काम करने का जो बेस्ट वे है उसको रिवील करना, ये क्या था उनका साइंटिफिक मैनेजमेंट, इस अजम्पशन पर बेस्ड थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड, फ्यूल्स फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड्स। जो हमारे हेनरी फ्यूल थे उन्होंने कुछ फंक्शन दिए थे मैनेजमेंट के, तो कहते कौन कौन से फंक्शंस उन्होंने दिए थे। उन्होंने 5 फंक्शंस दिए थे जो इंपॉर्टेंट है हमारे। तो विदाउट एनी कन्फ्यूजन मैं डायरेक्ट आंसर बताती हूँ उसका। वो थे हमारे डी, प्लानिंग, एज यू नो प्लानिंग, डायरेक्टिंग या फिर कमांडिंग जिसे बोलते हैं हम, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 हमारे जो मेन फंक्शंस थे जिसको हम थ्रू आउट अपने कॉमर्स में पढ़ते हुए आए हैं। तो ये हमारे 5 मैनेजमेंट के फंक्शंस थे जो हेनरी फ्यूल ने दिए थे, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। फाइन, लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ। Which of the following is the first step in the process of job analysis? Question is asking कि जो हम job analysis करते हैं उसके अंदर first step क्या होता है। A, developing a job description, हम job description develop करते हैं। B, job specific competency determination, हमें determine करना है कि specific competency क्या होनी चाहिए job के अंदर, या फिर information gathering। एंड फोर्थ, डेवलपिंग अ जॉब स्पेसिफिकेशन, और डेवलप करना जॉब, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बताया, यहाँ पे जॉब स्पेसिफिकेशन बताया। तो विदाउट एक जॉब एनालिसिस होता क्या है, जॉब एनालिसिस के अंदर किसी जॉब के बारे में हम जो हमें एक्चुअली जॉब करवानी है तो सबसे पहले उसके बारे में फंक्शन जानते हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या फंक्शन है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्टिकुलर जॉब के बारे में, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो मेन हमारा टारगेट होगा, विदाउट एनी डाटा, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन हम किस पे करेंगे, एनालिसिस करेंगे क्या। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, जो फर्स्ट स्टेप बताया है वो क्या होगा हमारा, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। आप किसी चीज़ की एनालिसिस कर रहे हो, आपके पास डाटा ही नहीं होगी, इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, तो आप एनालिसिस करेंगे क्या। तो एक बार देख लेते इसके क्रक्स क्या क्या है। जो हमारा जॉब एनालिसिस होता है उसको 2 सब डिवाइड किया है। एक तो जॉब डिस्क्रिप्शन है, एक जॉब स्पेसिफिकेशन है। जॉब डिस्क्रिप्शन में ओनली जॉब को स्पेसिफाई करना है, आपको डिस्क्राइब करना है कि जॉब कैसी होगी, एक्चुअली जॉब है क्या, उसको टाइटल देना, उसकी पोजीशन बताना, लोकेशन बता के कौन से वर्क स्टेशन में कहाँ पे इसकी लोकेशन होगी, इसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, उसका
वर्क प्लेस पे जो एनवायरनमेंट होगा वो कैसा रहेगा, उसकी सेफ्टी रूल्स, मतलब सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन में यहाँ केवल जॉब के बारे में बताया जा रहा है। अब जॉब स्पेसिफिकेशन, जो जॉब को करेगा परफॉर्म, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, अब उसके बारे में बता रहा है। उसकी एजुकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसके स्किल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी और साथ में उसके जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे पर्सनल एंड इमोशनल, वो उसके अंदर डिस्क्राइब किए जाते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन किसकी कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, जॉब की, तभी तो हम एनालाइज कर पाएंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, इसका फर्स्ट स्टेप होगा। नाउ द नेक्स्ट इज फिफ्थ, द मोशन एंड द टाइम स्टडीज आर एग्जाम्पल ऑफ विच मेथड ऑफ जॉब एनालिसिस। एक ऐसी स्टडी करना किसके अंदर, जॉब एनालिसिस में, जिसके अंदर मोशन एंड टाइम की स्टडी कर रहे हैं हम लोग, मोशन एंड टाइम की स्टडी कर रहे हैं। तो ये कौन से जॉब एनालिसिस का मेथड के एग्जाम्पल हैं, क्या ऑब्जर्वेशन मेथड के हैं, टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड के हैं, ग्रुप इंटरव्यू मेथड के हैं, या क्वेश्चनायर के हैं। तो आई नो कि आप लोग ये तो इजीली इसको क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जर्वेशन एंड टेक्निकल, टेक्निकल कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि आपके पास कुछ स्किल्ड आपका स्टाफ है, एक्सपीरियंस्ड है, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, वो तो आपका टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मोशन एंड टाइम स्टडी कर रहे हैं। जब किसी चीज़ की स्टडी करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे कि भाई हमारा जो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है उसके कितने मोशंस लग रहे हैं, साथ में उसकी टाइम स्टडी करेंगे, नोट डाउन करेंगे उसको। तो ये किस पे बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन मेथड के, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। मीन्स ये ऑब्जर्वेशन मेथड के एग्जाम्पल है, मोशन एंड टाइम स्टडीज। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, सिक्स्थ है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट that holds that consumer will prefer products that are widely available and inexpensive cost. Question is saying कि ऐसा कॉन्सेप्ट जो क्या कहता है कि कंज्यूमर उसी प्रोडक्ट को प्रीफर करेगा जो वाइडली मार्केट में अवेलेबल है और साथ में क्या है, इन एक्सपेंसिव, मतलब सस्ता मिलेगा, तो कस्टमर उसी को लेगा। वो कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा बोलता है, क्या वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है, हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है, या सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है। तो हम एक बार इसके बारे में क्लियर कर लेते हैं कि हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केट कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होते क्या क्या हैं। सेलिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जो प्रोड्यूसर है बाय हुक एंड क्रुक सेल करेगा उसने जो भी प्रोड्यूस किया है वो, ठीक है। हो सकता है उसने कुछ प्रोड्यूस किया है, लोग उसको डिसलाइक कर रहे हैं या इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे उसके अंदर, तो उसके अंदर वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, उसका प्रमोशन करेगा, उसके एडवर्टाइजमेंट करेगा। तो वो क्या कहते हैं, हम सेलिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं, किसी न किसी तरह उसको सेल करना अपना प्रोडक्ट, ठीक है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, मार्केटिंग हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। इसमें कहा गया है कि जो प्रोड्यूसर है वही प्रोड्यूस करेगा जो मार्केट चाहती है खरीदना, मतलब मार्केट में जो डिमांड होगी उसी को ही प्रोड्यूस करेगा, ये हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है। गॉट इट। नाउ द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट वो होता है जब एक प्रोड्यूसर ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो जिसकी बात करते हो क्वालिटी की, ठीक है, उसके अंदर क्वालिटी क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। तो जहाँ पे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की, प्रोडक्ट को लोग लाइक कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी, और उसके हो सकता है यूएसपी कुछ बहुत अच्छी हो, तो रीज़न उसका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पे लेते हैं कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके बाद है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हमारा ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कहता है प्रोड्यूसर है जो यहाँ पर अवेलेबल करा दे मार्केट में, लोग उसको खरीदेंगे। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमारा मार्केट में जो चीज़ सस्ती अवेलेबल होगी लोग उसको खरीदेंगे, तो ये हमारा कौन कहता है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये यही पूछ रहा है कि कंज्यूमर विल प्रीफर प्रोडक्ट्स दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव। मतलब प्रोड्यूसर कुछ भी उसकी मर्जी है, वो ये नहीं देख रहा कि मार्केट में लोगों को क्या चाहिए, वो खुद से अपना प्रोडक्ट बना रहा है और अवेलेबल करा रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। वो कहता ये हमारा क्या है, मतलब ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, सेवंथ। द कॉन्सेप्ट होल्ड्स दैट कंज्यूमर्स एंड बिजनेस इफ लेफ्ट अलोन। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें कंज्यूमर एंड बिजनेस को लेफ्ट अलोन कर दिया गया है, विल ऑर्डिनरली नॉट बाय इनफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट therefore undertake aggressive selling and promotion effort, which of the following concept is discussed above। चलिए एक बार मैं बता देती हूँ इसके बारे में। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो क्या कहता है, नॉट बाय इनफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट, अगर लोग उस प्रोडक्ट को बाय नहीं कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा,
अंडरटेक करेगा एग्रेसिव सेलिंग और प्रमोशन एफर्ट। मैंने पीछे बताया था आपको, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हो सकता है जो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कर दिया प्रोडक्ट, उसको लोग अनलाइक कर रहे हैं या उसको उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, उस केस के अंदर जो प्रोड्यूसर होगा वो क्या करेगा, उसको बाय हुक एंड क्रुक अपने जो प्रोडक्ट बनाया है उसको सेल करना है, तो उसके लिए एग्रेसिव सेलिंग करेगा, उसके लिए प्रमोशन एफर्ट लगाएगा। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? क्या वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, मार्केट कॉन्सेप्ट या सेलिंग कॉन्सेप्ट है? तो मैंने आपको बताया था ये सेलिंग कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर जो सेलर है उसका प्रोडक्ट पसंद नहीं किया जा रहा, लेकिन फिर भी वो सेल करना है चाहता है। आई एम नॉट सेइंग कि पसंद नहीं, यही नहीं है रीज़न एक, लेकिन वो कहता है कि भाई हो सकता है लोग उसके राइवल का ज़्यादा प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो उस केस के अंदर वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट के लिए प्रमोशन ज़्यादा करेगा, लोग अवेयर हों उसके लिए, और ज़्यादा अवेयर लोग होंगे तो लोग उसके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। ठीक है, ये हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट आ गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हेनरी फ्यूल वॉज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग। जो हमारे हेनरी फ्यूल थे वो किसकी स्टडी में इंटरेस्टेड थे? वेयर एज टेलर वॉज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग। और टेलर थे वो किसकी स्टडी में इंटरेस्टेड थे? क्या उस जैसे फ्यूल की देख लेते हैं, सीनियर मैनेजर्स, इफेक्टिव मैनेजर्स, ऑल मैनेजर्स, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड चेन्स ऑफ कमांड, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स तो कुछ था ही नहीं हमारा, जिसको बिल्कुल कर देते कट। चेन ऑफ कमांड में ये तो ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, ये भी नहीं है हमारा। ऑल मैनेजर एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर, देखिए यहाँ पे देखिए बी में जो हेनरी फ्यूल थे उन्होंने स्टडी की थी, जितने भी ऑल मैनेजर्स थे उन सभी के लिए प्रिंसिपल्स दिए थे। लेकिन जो टेलर था, जो हमारे टेलर हुए थे, उन्होंने किसके बारे में बात की थी? फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के बारे में बात की थी, उनके बारे में स्टडी की थी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 9th। ब्यूरोक्रेसी इज डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टराइज्ड बाय। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी थी उसके जो एक ब्यूरोक्रेसी क्या थी? फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? डिवीजन ऑफ द लेबर, क्लियरली डिफाइंड हियरार्की, डिटेल रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी थी, मैनेजमेंट की क्लासिकल थ्योरी थी, ये मैक्स वेबर ने दी थी। इन्होंने किसके बारे में उन्होंने बताया था? मतलब उन्होंने कहा था कि एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हियरार्की होनी चाहिए। एक इफेक्टिव हियरार्की होनी चाहिए किसकी? कम्युनिकेशन की, रिलेशनशिप की, साथ में जो भी मतलब एक ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए, रूल्स होने चाहिए, फॉर्मल रूल्स होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर फॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी का मतलब यहाँ पर है कि उन्होंने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी थी। ठीक है, तो ये किसने दिया था? मैक्स वेबर ने। तो डिवीजन ऑफ द लेबर, इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बोला था। यस, ये कैरेक्टरिस्टिक है किसके? ब्यूरोक्रेसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। क्लियरली डिफाइंड हियरार्की क्या होनी चाहिए? क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। डिटेल्स रूल एंड रेगुलेशन, एकदम जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरी गाइडलाइन होगी रूल्स एंड रेगुलेशन के, सब उसको फॉलो करेंगे। ऑल ऑफ द अबव, तो हमारा आंसर क्या होगा? राइट ऑप्शन इज डी। एक बार इसके क्रक्स देख लेते हैं। इन्होंने मतलब इसके फायदे क्या बताए थे कि ब्यूरोक्रेसी ऑर्गेनाइजेशन में होगी तो उस डिजाइन से फायदा क्या होगा? सबसे पहले बताया इन्होंने मैक्सिमम इफेक्टिवनेस, इसमें मैक्सिमम इफेक्टिवनेस आएगी बाय विच एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स आर अकम्प्लिश्ड। मतलब जितने भी अगर ऐसे फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, हियरार्की ऑफ स्ट्रक्चर होगी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उससे इफेक्टिवनेस ज़्यादा आएगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और वो अपने गोल्स को इजीली अकम्प्लिश कर लेंगे। मैक्सिमम एफिशिएंसी, अब इफेक्टिवनेस है, जहाँ पे इफेक्टिवनेस है वहाँ पे एफिशिएंसी तो ऑब्वियसली आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो कॉस्ट होगी वो लिस्ट होगी। नाउ द कंट्रोल, और इससे क्या होगा? एक हियरार्की रहेगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ब्यूरोक्रेसी रहेगी तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोल बना रहेगा, और जो अनसर्टेनिटी होती है उसको हम कम कर सकते हैं। तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को तवज्जो दी थी। चलिए नेक्स्ट पे चलें। ये वही है, सेम पॉइंट्स हैं, उन्होंने क्या क्या बोले थे वही हैं सब। ठीक है, देख ली। हियरार्की क्या बोला था ना? हियरार्किकल मेथड होना चाहिए मैनेजमेंट में, डिवीजन ऑफ द लेबर, फॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस, करियर ओरिएंटेड, फॉर्मल रूल्स एंड इम्पर्सनैलिटी। ओके, नाउ द नेक्स्ट बात करते हैं TQM डिफर्स फ्रॉम अर्लियर मैनेजमेंट थ्योरीज बिकॉज TQM मीन्स होता है हमारा
कह रहे जो TQM है वो जो हमारी पहले की जितनी भी अर्लियर, मतलब ये तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है TQM, तो जो हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है TQM ये डिफर है किनसे, जो हमारी अर्लियर मैनेजमेंट थ्योरी है उनसे। रीजन, TQM का मतलब है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं, ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें क्या रखना है, इसके अंदर कंट्रोल रखना है, मतलब मेंटेन करके चलना है उसको पूरी तरह से। तो वो किसके बारे में कहता है कि ये हमारी जो अर्लियर पहले जितनी भी थ्योरीज हुई थी, बिहेवियरल हुई थी, क्लासिकल हुई थी, इनसे डिफर है। क्यों? फर्स्ट, एम्प्लॉइज ले ऑफ आर कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल प्रोवाइड दैट मोरल रिमेन स्टेबल। मतलब वो एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर देते हैं, क्यों? उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोरल को स्टेबल रखना है। तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग होगा, ले ऑफ की इन्होंने बात नहीं की है TQM में। हाई क्वालिटी एंड लो कॉस्ट, नाम से ही पता चल रहा है, देखिए हाई क्वालिटी मतलब प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और कॉस्ट होनी चाहिए कम से कम होनी चाहिए। आर बोथ सीन एज इम्पोर्टेंट प्रोडक्टिविटी। TQM का मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब यहीं पे यही आ रहा है कि जो हमारी क्वालिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट की वो हाईएस्ट होनी चाहिए और उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बताया है TQM में। तो यही इसकी बात है, यही इसका आंसर होगा कि TQM डिफर क्यों है, कि इसने क्या कहा, किसको मतलब ऊपर रखा है, हाई क्वालिटी लो कॉस्ट आर बोथ सीन एज इंपॉर्टेंट इन प्रोडक्टिविटी। तो एक बार यहाँ पे इसके क्रक्स देख लेते टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। इट इज द अप्रोच ऑफ द मैनेजमेंट टू अचीव लॉन्ग टर्म सक्सेस बाय फोकसिंग ऑन द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यहाँ पर क्वालिटी मैनेजमेंट हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका टारगेट होता है ऑर्गेनाइजेशन का कि लॉन्ग टर्म में उनको अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है, उनकी नीड को। क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के तो कुछ लोग पहले तो आप खरीद लेंगे लेकिन बाद में आपके साथ डील नहीं करेंगे। ठीक है, आपका जो अपने प्रोडक्ट है उसको खरीदेंगे नहीं। तो उस केस में इन्होंने कहा था टोटल मैनेजमेंट का मतलब है कि यहाँ पे हमें अचीव करनी लॉन्ग टर्म सक्सेस बाय फोकस ऑन द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। द ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुवर्ड्स अ स्टेडी इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी एट ऑल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की ऑल स्टेज के ऊपर वो क्या करेंगे, इंप्रूवमेंट करते रहेंगे। तो एक्चुअली होगा कैसे ये, अब हम TQM को कैसे यहाँ पर TQM है उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कस्टमर को फोकस करके, टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, जितने भी एम्प्लॉयज सबको इन्वॉल्व करके, भाई सभी अपना इन्वॉल्वमेंट देंगे तो इजीली कोऑर्डिनेशन के साथ हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। प्रोसेस सेंटर्ड होना चाहिए, बिल्कुल जो हमारा प्रोसेस बना है वो सेंटर्ड होना चाहिए। स्ट्रेटेजिक एंड सिस्टमेटिक अप्रोच, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन बेटर होगा, तो हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को बनाए रख सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं। So my dear friend, this is all about today. Thank you so much. Good luck. Goodbye.